हेलो बच्चों, आपका ये अगला हेडिंग है द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण या अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये दोनों नाम से आ सकता है और आपको यही लिखना है इसमें। देखो ये क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक क्षैतिज पाइप बनाया है ये वाला। ठीक है, तो इस वाले पाइप का जो एक सिरा है उस पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A1 और जो 22 सिरा है उस पर है ये A2 पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से द्रव प्रवेश कर रहा है और यहाँ से द्रव बाहर निकल रहा है। सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ से जितना द्रव निकल रहा होगा वो प्रवेश कर रहा होगा, उतना ही द्रव यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। समझ में आ रही बात? कहने मतलब ये है कि अगर एक A1 का मान ज़्यादा होगा, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका मान ज़्यादा होगा तो B1 का मान कम होगा, और इसका मान अनुप्रस्थ काट का मान कम होगा तो B2 का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि प्रवेश करने वाले द्रव का जो आयतन है वो निकलने वाले द्रव के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख देंगे। यदि कोई असंपीडित तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा की प्रवाह में बह रहा हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान होता है। कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है A1 और वेग है B1, इसका गुणनफल, यहाँ पर क्षेत्रफल है A2 और वेग है B2, इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी अगर क्षेत्रफल घटेगा तो वेग बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जरा लिख देते हैं थोड़ा सा। यदि कोई असंपीड्य यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, असंपीड्य मैंने पीछे बताया था, अश्यान भी बताया था, दबाने से ना दबे वो असंपीड्य, और जो लगातार घूमता रहे कभी ना रुके वो अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को छेद वाली नली में को धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान होता है। तो वो वही बात है, मैंने बताया था क्षेत्रफल बढ़ेगा
तो वेग घट जाएगा। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। सिद्ध करेंगे जरा भाई, हम प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक क्षैतिज नली बनाई है। क्षेत्रफल इसका इस सिरे पर A1 है, इस सिरे पर A2, इस सिरे पर वेग V1 है, इस सिरे पर वेग है V2। ठीक है, माना नली के X सिरे पर वेग V1 व अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है। इसी प्रकार बाई सिरे पर यह B2 बा A2 है। अब देखो द्रव का घनत्व दोनों जगह एक समान होगा, चाहे सिरा X हो चाहे सिरा Y हो, वो परिवर्तित नहीं होगा। माना द्रव का घनत्व रो है, तब मैंने बताया घनत्व एक समान होगा। ठीक है, चाहे सिरा कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तब जो द्रव X सिरे पर प्रवेश करता है, X सिरे पर प्रवेश करता है, वह 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। देखो वो चलेगा यहाँ से, जब प्रवेश करेगा तो ठीक है, तो हमने मान लिया कि 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली है, V1। ठीक है, तो इस प्रकार 1 सेकंड में X सिरे पर 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर 1 सेकंड में सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर हो जाएगा A1 गुणा B1। 1 सेकंड में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, सेकंड का मान 1 है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका हो जाएगा मीटर, तो मीटर क्यूब आयतन। ठीक है, अतः 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, सूत्र एक था भाई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से,
रो बी, और बी की जगह पर क्या आ रहा है A1 गुणा B1, तो द्रव्यमान हो जाएगा रो गुणा A1 गुणा B1। अब ध्यान देना भाई, जो द्रव एक्सरे पर 1 सेकंड में प्रवेश कर रहा है वही द्रव 1 सेकंड में उस सिरे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बाईस सिरे से एक सेकंड में निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, रो गुणा A2 गुणा B2, ये हो जाएगा। अब देखो जितना द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है उतना ही द्रव्यमान बाहर निकल रहा होगा, अतः दोनों द्रव्यमान आपस में कैसे होंगे, अतः दोनों द्रव्यमान बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, अतः रो गुणा A1 गुणा B1 बराबर रो गुणा A2 गुणा B2। रो से रो कट जाएगा तो ये बचेगा A1 गुणा B1 बराबर A2 गुणा B2, ये बचा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A B बराबर नियतांक, तो ये कहलाता है अविरतता का सिद्धांत। समझ में आया, यानी जितना द्रव यहाँ से प्रवेश कर रहा है उतना द्रव वहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर ये A1 का मान ज़्यादा है तो B1 का मान कम होगा, और A2 का मान कम है तो B2 का मान ज़्यादा होगा। अगर कोई द्रव कहीं प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, ठीक है, तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है दाब ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। देखो दाब ऊर्जा किस तरीके से होगी, जैसे द्रव किसी क्षेत्र पर P दबाव डाल रहा हो, जैसे द्रव की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका दबाव लगने वाला जो दबाव होता है वो बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, दाब ऊर्जा। दूसरी, जब वो बह रहा है तो कुछ ना कुछ वेग होगा उसके पास, तो उसकी वजह से हो जाएगी उसमें गतिज ऊर्जा। तीसरी स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे मैंने बताया था कि ऊंचाई पृथ्वी तल से जितनी ज़्यादा होती जाएगी उसकी, तो सूत्र होता है, आपने सुना होगा, यहाँ होता है 1/2 mv² होता है सूत्र, mv², और यहाँ पर होता है mgh। तो देखो वेग होने की वजह से गतिज ऊर्जा हो गई, और ऊंचाई h की होने की वजह से स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। और जब वो चलता है, द्रव बहता है तो कुछ ना कुछ दबाव डालता है, तो उसकी वजह से ऊर्जा हो जाएगी P, ठीक है। अब हम लोग ये बर्नौली की पिरामिड देखते हैं भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखो बर्नौली की पिरामिड ये कहती है, इसका जो स्टेटमेंट है वो कहती है, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का एक नियतांक होता है। देखो 3 ऊर्जाएं होती हैं बहती हुई द्रव में, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो बर्नौली ने यह कहा था कि तीनों प्रकार की ऊर्जाएं हमेशा का योगफल कैसा रहता है, हमेशा वो नियत रहता है। एक ऊर्जा घटेगी दूसरी बढ़ जाएगी, तो कुल ऊर्जा क्या होगी, वो निश्चित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, नियतांक, निश्चित रहती है। चित्र बनाया मैंने भाई, एक कोई धारा रेखी नली है, ठीक है। तो ये एक्सरा है, एक्सरे की ऊंचाई कितनी पृथ्वी से h1, यहाँ पर दाब कितना है द्रव का P1, क्षेत्रफल कितना है अनुप्रस्थ काट का A1, वेग क्या है द्रव का B1। ऐसे ही ये सिरा है बाई, इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है h2, और दाब इस पर कितना है P2,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है A2 और वेग क्या है यहाँ पर V2। ठीक है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे इस वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, तो मैंने बता दिया एक्स रे पर वेग है V1, वाई रे पर वेग कितना है V2, चित्र में ये लिखा हुआ है। इस रे की ऊंचाई H1 है, इस रे की ऊंचाई है H2। तो ये चित्र हमने बनाया, वही थ्योरी में हम सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब हमने पीछे आपको बताया था कि जो द्रव एक्स रे पर प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा V1 दूरी तय कर लेता है। इस द्रव पर एक बल कार्य कर रहा है। कहने मतलब ये हुआ कि जब ये द्रव यहाँ से प्रवेश करेगा और ये V1 दूरी कर लेगा तो उस पर एक बल या एक दाब कार्य कर रहा है, वो है हमारा P1। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स रे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर बल। देख सूत्र होता है बल बराबर बल नहीं दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दाब तो है P1 और क्षेत्रफल कितना है इसका A1, क्षेत्रफल कितना है A1। तो यहाँ से जो बल है बल बराबर हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा P1 गुणा A1। इतना बल कार्य कर रहा है इस वाले पर एक्स रे पर। ठीक है, तब 1 सेकंड में एक्स रे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, कार्य निकालेंगे, प्रवेश यहाँ लिख दो एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर, एक्सरे की बात हो रही है अभी। ठीक है, द्रव पर किया गया कार्य। देखो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणा दूरी। तो बल कितना था P1 गुणा A1 और उसने कितनी दूरी तय कर ली थी B1। तो जो हो जाएगा बराबर P1 गुणा ये A1 है भाई, P1 गुणा A1 गुणा B1। ये हो गया एक्स रे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जो कार्य किया है वही कार्य हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात, जो कार्य हमने यहाँ पर प्रवेश करने में खर्च किया है वही कार्य हमें यहाँ पर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखो लग ही रहा होगा, यहाँ से अपने आप बहेगा द्रव। ठीक है, इसी प्रकार बाई सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है दाब P2, वेग क्या है V2, क्षेत्रफल क्या है A2। तो जो हो जाएगा P2 गुणा A2 गुणा B2। समझ में आई बात। अतः नेट कार्य बराबर ज़्यादा वाले में से हम कम वाला माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, करो जरा। तो P1 गुणा A1 गुणा P1 माइनस P2 गुणा A2 गुणा
B2, ये हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखो ये जो A1 गुणा B1 आ रहा है और A2 गुणा B2 आ रहा है, ये क्या है? आयतन है एक तरीके से। पिछली बार में हमने किया था आयतन ही तो है। और ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि पीछे हमने सिद्ध किया था कि प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, निकलने वाले द्रव का आयतन आपस में क्या होता है? बराबर बराबर होता है। तो लिख देंगे A1 गुणा B1 बा A2 गुणा B2 द्रव के आयतन है। जो कि आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तब A1 गुणा B1 बराबर A2 गुणा B2। आयतन वाला सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। यहाँ पर जो m आ रहा है वो m है 1 सेकंड में x-रे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, और रो है यहाँ पर द्रव का घनत्व, ठीक है। नीचे लिखेंगे। ऐसा करते हैं, ये वाला मान जो आ रहा है m बटे रो को समीकरण 1 में लगा देते हैं, ठीक है। लिख दो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। देखो इस समीकरण 1 क्या है? ये है नेट कार्य बराबर, नेट कार्य बराबर था A1 गुणा B1 की जगह पर क्या आ जाएगा? m बटे रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तरीके से P1 गुणा m बटे रो माइनस P2 गुणा m बटे रो, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? m बटे रो कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा P1 माइनस P2 ब्रैकेट में, और बाहर हो जाएगा m बटे रो। समीकरण नंबर मान लो इसको 2, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वेग है v1, तो हो जाएगी गतिज ऊर्जा 1/2 mv1 स्क्वायर, और यहाँ पर वेग कितना है? v2, तो यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगी 1/2 v2 स्क्वायर, 1/2 mv2 स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो देखो वेग यहाँ पर कम होगा, इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर वेग कम होगा और यहाँ पर वेग ज़्यादा होगा। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही, कमी हो रही है? वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा में हो रही वृद्धि, ठीक है। तो लिख देंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, ठीक है। वृद्धि, वृद्धि कैसे निकलेगी? इस वाली ऊर्जा में से ये वाली ऊर्जा घटा के, तो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 m कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया? ये निकाल दी गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। भाई देखो ये जो H1 है ये H2 से ज़्यादा है, ज़्यादा ही तो है। तो कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x-रे पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और y-रे पर स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा में हो रही है कमी। बात समझ में आ रही है? स्थितिज ऊर्जा में हो रही है कमी। तो नीचे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में कमी,
स्थितिज ऊर्जा में कमी। कितनी कमी हो रही है? इसमें से ये वाली घटा दो। तो ये यहाँ पे द्रव्यमान है m और गुरुत्वीय त्वरण होगा g। तो mgh1 माइनस mgh2 क्या बचेगा? mg कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा h1 माइनस h2। समझ में आई बात? अब यहाँ पर एक ऊर्जा भाई घटी, एक ऊर्जा बढ़ी, तो नेट ऊर्जा कितनी हो जाएगी? नेट ऊर्जा का मतलब है ज्यादा, जो ऊर्जा ज्यादा हो रही है उसमें से हम कम होने वाली ऊर्जा को घटा देंगे। तो ज्यादा हो रही थी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में से क्या घटा देंगे? स्थितिज ऊर्जा। तो घटा दो जरा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg और h1 माइनस h2। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब जो भाई ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वो किए गए नेट कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे किया गया कार्य बराबर नेट ऊर्जा में वृद्धि। क्योंकि जो वृद्धि हो रही है कार्य की वजह से तो हो रही है, तो जितना कार्य ज्यादा होगा उतना ही ऊर्जा में वृद्धि ज्यादा होगी। तो मान लगा दे किया गया कार्य कितना था? P1 माइनस P2 m बटे रो बराबर ऊर्जा कितनी थी? 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। देखो m से m दोनों तरफ कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा और रो इधर चला जाएगा जी। तो ये बचेगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो g h1 और प्लस रो g h2। इस वाले माइनस सी वाला माइनस प्लस का हो जाएगा। अब देखो 1 वाले इधर ले आओ, J1 माइनस का है इधर ले आओ, P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर। अब ये वाला स्टेप इधर ले आओ, ये वाला माइनस वाला प्लस इधर आके प्लस का हो जाएगा जी रो GH1। अब देखो ये जो P1 P2 है ये माइनस का है, इसको ले जाओ इधर तो P और यहाँ पर क्या बचा है 1/2 रो B2 स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा है रो GH2। तो देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको P प्लस हाफ रो B स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। हमें भाई यहीं तक सिद्ध करना था। ठीक है, कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक का योग क्या होता है? एक नियतांक होता है। देखो दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग है वो क्या है? एक नियतांक है। ये बर्नौली की पिर में है। ओके।